नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम 50 करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ जून मंथ। आइए मेरे साथ एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला हैं निकहत जरीना। निकहत जरीना ने, ये तेलंगाना की निवासी हैं। इनके द्वारा तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीता था और इस दौरान इन्होंने थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को 5-0 से हराया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022 के कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को पहली बार कंट्री देश था? वो होगा भारत। 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 17 से 28 मई तक फ्रांस के कांस शहर में किया गया था, जिसमें दुनिया भर के एक्टर, एक्ट्रेस, संगीतकार, डायरेक्टर इत्यादि ने भाग लिया। इस फेस्टिवल में इंडियन डेलीगेशन की लीडरशिप सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की ओर से किस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर पर प्रदर्शन किया गया? तो वर्ल्ड प्रीमियर पर प्रदर्शन रॉक एंट्री द नाम्बी इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में समझते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1946 में हुई थी और ये फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष फ्रांस के शहर कांस में ही आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दुनिया भर के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। इस फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण जूरी सदस्य के रूप में शामिल हुई थी। जूरी सदस्य में इस बार 9 सदस्यों की टीम थी। कितने? 9 कैंडिडेट थे। 9 कैंडिडेट में से इंडिया की तरफ से एकमात्र एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण शामिल हुई थी। रॉकेंट्री जो फिल्म है, ये इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है, जिन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पाम डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाम डी ओर अवार्ड जो दिया गया वो ट्रेंगल ऑफ सैडनेस मूवी को दिया गया। ट्रेंगल ऑफ सैडनेस मूवी। ट्रेंगल ऑफ सैडनेस मूवी के डायरेक्टर हैं रूबेन ऑस्टलैंड, जो कि स्वीडन के निवासी हैं। ये पुरस्कार इन्हें 9 मेंबर कमेटी जूरी कमेटी के द्वारा दिया गया था। इस जूरी कमेटी में इंडिया की तरफ से एकमात्र एक्ट्रेस शामिल थी, जिनका नाम था दीपिका पादुकोण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। उनके प्लेस पर किसे न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो अब यूनाइटेड अरब अमीरात के नए प्रेसिडेंट होंगे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आइए यूएई के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, समझते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ की करेंसी को दिरहम कहा जाता है। यूएई में केवल 7 स्टेट हैं, जिसमें से दुबई स्टेट गवर्नमेंट दुनिया की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट बन गई है। यूएई मंगल ग्रह की कक्षा में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का पहला मुस्लिम कंट्री भी है और इसने ये जो सैटेलाइट भेजा था इसका नाम था होप प्रोब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है? भारत के लिए। तो भारत है अब एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का चेयरमैन, जो 2022 से 24 तक इस पद पर काम करेगा। 7 मई को फिलीपींस के मनीला में एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ की बैठक हुई, जिसमें भारत की ओर से भारतीय चुनाव आयोग ने भाग लिया। इसी दौरान भारत को 2022 से 24 तक के लिए एएईए का अध्यक्ष चुना गया। इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1998 में मनीला में की गई थी और इसके मेंबर कंट्री केवल 20 हैं। इसका जो इंपोर्टेंट वर्क है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना और इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन की महासभा ने मानवाधिकार परिषद से निलंबित रूस के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो रसिया के स्थान पर अब चेक गणराज्य को मानवाधिकार परिषद का सदस्य बनाया गया। चेक गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप का एक स्टेट है। आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं। रशियन सोल्जर्स ने यूक्रेनी सिटीजन्स पर की गई बर्बरता के कारण यूनाइटेड नेशन ने 7 अप्रैल 2022 को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ये ह्यूमन राइट जो इंप्लीमेंट हुए थे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया गया था,
कमीशन बनाया गया था और उस कमीशन के तहत इन सबको वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कराया गया था। ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित दावोस सम्मेलन में किस पहल की जो इनिशिएटिव शुरू किया गया उसका नाम है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज। ये पहल एक्सेंजर और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से शुरू की जा रही है। 22 से 26 मई तक विश्व आर्थिक मंच का 52वां दावोस सम्मेलन हुआ था, जहां भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मई 2022 को टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन यानी क्वाड समिट के दौरान किस देश के प्रतिनिधि ने विकास के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 देशों का समूह है। इसकी स्थापना 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा की गई। क्वाड देशों की नौसेनाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष अरब सागर में मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है। 31 मई 2022 को सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रही 8.7%, यानी कि ये 2021-22 का डेटा होगा। यह डेटा किसके द्वारा पब्लिश किया गया? ध्यान रखेंगे, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा, यानी कि स्टैटिक मिनिस्ट्री के द्वारा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 8.7 होने के साथ साथ दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है, जबकि सरकार की ओर से अनुमानित विकास दर 8.9% थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर संग्रह यानी कि टैक्स कलेक्शन में मजबूती और खर्च पर नियंत्रण की वजह से राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% रहा, जबकि सरकार का यह अनुमानित घाटा जो था वो 6.9% था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है, यानी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया अब अमेरिका का, यानी कि भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो अमेरिका के साथ है। भारत का दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाइना के साथ है। भारत का तीसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ है। हाल ही में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर डिक्लेयर किया गया है। अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर से पहले जापान का फुजित्सु दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर था। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 के नाम से विकसित किया गया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो भारत में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए घोषणा बिहार राज्य के द्वारा की गई है। बिहार सरकार, नीतीश सरकार के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया था कि इस बार जो स्टेट सेंसस होगा उसमें कुछ कास्ट रिलेटेड डेटा भी जारी किया जाएगा। तो जनगणना के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। भारत में पहली बार जनगणना वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी, जिसे वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1881 से रेगुलर कर दिया था, यानी कि 1881 से आज तक लगातार सेंसस होता चला आ रहा है। लेकिन कास्ट बेस्ड जो लास्ट सेंसस हुई थी वो 1841 में हुई थी, जिसके आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए थे। आंकड़े जिसके बन वाली, यानी कि इसका कास्ट रिलेटेड डेटा पब्लिश किया गया था। सेंसस यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और इस पर एक्ट बनाने का राइट भी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ शहर में। कहां पर होगा ये? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। देश के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में एयर फोर्स के जो चीफ मार्शल हैं वो विवेक राम चौधरी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार की परियोजना मेघ ईए को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? तो मेघालय की परियोजना मेघ ईए को रिसेंटली यूएन के द्वारा इसे अवार्डेड किया गया है। ये परियोजना किससे रिलेटेड है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे जरा कुछ। मेघ ईए का मतलब होता है मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। यह परियोजना मेघालय में जमीनी स्तर पर शासन तथा सेवा वितरण में सुधार से संबंधित है, जिसमें सरकार की और सरकारी सेवाएं शामिल की गई हैं। यानी इन सभी सर्विस सेक्टर में एक बहुत बड़े अच्छे सुव्यवस्थित स्वशासन और सुधार की आवश्यकता थी, जिसके लिए मेघालय सरकार ने मेघ ईए के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 4 से 13 जून 2022 तक चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था हरियाणा के पंचकुला शहर में। एक्चुअल में ये जो गेम थे ये 2021 में ही होने थे, लेकिन इन्हें कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया। और कब हुए ये? 2022 में। गृह मंत्री अमित शाह तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ किया। इस खेल का शुभांकर था धाकड़। ये नीचे खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में डिटेल में लिखा है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। कब शुरुआत हुई थी, कब कब कितनी बार हो चुके हैं, ठीक है ना। इस साल का जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा जो अवार्ड जीते गए हैं वो हरियाणा राज्य के द्वारा जीते गए हैं। हरियाणा राज्य ने केवल 137 मेडल जीते थे, जबकि सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र का नाम मिलता है। इन टोटल सभी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले जो एकमात्र खिलाड़ी थे वो कर्नाटक के अनीश देवगौड़ा हैं, जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते थे इस अवार्ड में। इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, एक दूसरे गेम ओपन हुए हैं भारत में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे और दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटक में हुए थे, जहां बेंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड के तुर्कू में आयोजित पावोनुर्वी गेम में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर अपने पहले ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो 89.30 मीटर भाला फेंककर इन्होंने अपने ओलंपिक रिकॉर्ड को भी अब तोड़ दिया है। ये इनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक नीरज चोपड़ा ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है, स्टॉकहोम डायमंड लीग में। स्टॉकहोम 9.94 मीटर जेवलिन थ्रो किया, सिल्वर मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसकी डिटेल जरा समझेंगे, कुछ इंपोर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि इस गेम में फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 89.83 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। इसी दौरान फिनलैंड के कुर्ताने खेलों में नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल भी जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप वर्ल्ड, हम बात करें खासतौर से देखा जाए कि ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी, इसमें भारत की किस महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अलमाटी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला है सरिता मोर। कौन होंगी? सरिता मोर। और सरिता मोर के बारे में और भी बहुत इंपोर्टेंट, रेसलिंग यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सरिता मोर को विश्व की नंबर 1 रेसलिंग खिलाड़ी होने की रैंक दी है। इन्होंने 2020 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम की महिला कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट के सभी महिला खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया है। तो अब वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन होंगी वो होंगी हरमनप्रीत कौर। और ये जो हरमनप्रीत कौर हैं, इन्हीं को कॉमनवेल्थ गेम में भारत की क्रिकेट टीम का लीडर बनाया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम इस बार जो इंग्लैंड में होंगे, और इसमें पहली बार, ठीक है ना, 19वां गेम के रूप में वुमेन क्रिकेट को शामिल किया गया है, जबकि इससे पहले केवल 18 गेम इसमें खेले जाते थे। आइए कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है मिताली राज के बारे में समझते हैं जरा। हैदराबाद की रहने वाली महान बल्लेबाज मिताली राज ने 23 साल का क्रिकेट में योगदान के बाद 8 जून 2022 को संन्यास ले लिया। मिताली राज ने अपना पहला मैच 1999 में आयरलैंड के अगेंस्ट खेला था और इसमें भारत के लिए जीत हासिल की। इन्होंने 2003 में अर्जुन अवार्ड जीता। इन्हें 2015 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
मिताली राज ने अपने संपूर्ण जीवन में 12 टेस्ट मैच खेले, 232 वनडे मैच खेले और 89 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने दूसरी द्वैमासिक यानी कि कह सकते हैं सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के दौरान कितने प्रतिशत रेपो रेट बढ़ाने का डिसीजन लिया है? तो सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने 0.5% रेपो रेट बढ़ाने का डिसीजन लिया था। समझते हैं इसके बारे में। 6 to 8 जून को मुंबई में हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिदास कांत ने रेपो रेट को 0.5% से बढ़ाकर अब टोटल 4.9% कर दिया गया है, जबकि इससे पहले 4 मई को आरबीआई ने रेपो रेट को 0.4% बढ़ाया था। अब देखिए बढ़ाई थी 0.4%, तब रेपो रेट कितनी हो गई थी, हम बात करें तब हो गई थी 4.4% रेपो रेट टोटल। इसके बाद क्या हुआ, जून के महीने में फिर उन्होंने बढ़ा दी 0.5% रेपो रेट, अब टोटल रेपो रेट कितनी हो गई 4.9%। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 4.9% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली किस संस्था ने पेमेंट विजन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो पेमेंट विजन शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी की गई वो आरबीआई के द्वारा की गई। ये पेमेंट विजन 2025 है क्या, आइए समझते हैं। आरबीआई द्वारा जारी पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज पेमेंट सिस्टम के रेगुलेशन से संबंधित है, जिसका पर्पस है भारत को डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में ग्लोबल एम्पावर्ड बनाना, यानी कि वैश्विक ताकत के रूप में उभारना डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 जून 2022 को जारी अंकटाड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डायरेक्ट हम बात करें इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत की रैंक है 7वीं। भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं। यानी कि जो विश्व निवेश रिपोर्ट होती है ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। आइए कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझते हैं। वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका मतलब होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत वर्ल्ड में 7वें स्थान पर आ गया है। इस दौरान भारत में 45 अरब डॉलर का एफडीआई आया है, हालांकि 2020 की तुलना में 19 अरब डॉलर कम है। अब देखिए हम बात करें सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो अमेरिका का है 367 बिलियन डॉलर, चाइना का 181 बिलियन डॉलर है, हांगकांग का बात करें तो चौथे नंबर पर सिंगापुर, 5वें नंबर पर कनाडा, 6ठे नंबर पर ब्राजील और 7वें नंबर पर भारत का एफडीआई आता है। अब इसमें अंकटाड क्या है, अंकटाड को समझते हैं। अंकटाड मतलब फुल फॉर्म होती है इसकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्तमान में अंकटाड के 195 कंट्री मेंबर हैं। ये ट्रेड को प्रमोट करता है, आर्थिक विकास को गतिशील बनाता है और आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं की सॉल्यूशन के लिए पॉलिसी तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खाद्य सुरक्षा, इंडियन फूड सिक्योरिटी तथा मानक प्राधिकरण मतलब हम बात कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, तो इसको बोला जाता है फसाई। यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण फसाई ने चौथा फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021-22 जारी किया है। इस इंडेक्स में शीर्ष रैंक पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष रैंक है तमिलनाडु राज्य की, जबकि सेकंड नंबर पर गुजरात है। फसाई की फुल फॉर्म समझिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह सूचकांक की शुरुआत 2018-19 में की गई थी। इसमें 5 पैरामीटर के आधार पर राज्यों को रैंक दी जाती है। इस सूचकांक में राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटकर रैंक दी जाती है। सबसे पहले लार्ज स्टेट, फिर स्मॉल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो लार्ज स्टेट में पहली रैंक जो है वो तमिलनाडु की है, स्मॉल स्टेट में पहली रैंक गोवा की है और यूनियन टेरिटरी में पहली रैंक जम्मू कश्मीर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 110वां अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां भारत की ओर से किसने भाग लिया? इस दौरान भारत की ओर से भाग लिया श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में भारत की ओर से भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी, जहां इसका हेडक्वार्टर भी स्थित है।
इसके कुल सदस्यों देशों की संख्या 187 है। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 जून को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल एटीजीएम का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो टेस्ट किया गया वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया था। केके रेंज, महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज है, वहां पर इसका टेस्ट किया गया था। आइए समझते हैं कुछ इंपोर्टेंट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन है, पढ़ेंगे। डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के ज्वाइंट एफर्ट से निर्मित लेजर गाइडेड एटीजीएम मिसाइल का परीक्षण अर्जुन टैंक के माध्यम से महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया था। जबकि इसी वर्ष जनवरी में मैन पोर्टेबल और अप्रैल में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है। इसी प्रकार जैसे नाग, ध्रुवास्त्र, सैंट, मैन बैटल टैंक इत्यादि ये सभी भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होती हैं वो अपना किसी भी प्रकार के टैंक, ये कोई टैंक है और यहां से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इस पर दाग दिया। अब ये जो टैंक है ये घूमते हुए इसको जाके डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि इस मिसाइल को इसीलिए कहते हैं दागो और भूल जाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का उद्घाटन किया? इन स्पेस, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन स्पेस का उद्घाटन कहां किया है? तो इन स्पेस जो है वो अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ये इन स्पेस है क्या, जरा इसके बारे में समझते हैं। इन स्पेस के माध्यम से भारतीय यानी कि इंडियन स्पेस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इसरो स्पेस संबंधित अपनी आवश्यक गतिविधियों को प्राइवेट सेक्टर को भी सौंप सकता है। भारत की पहली निजी स्पेस एजेंसी एरोस्पेस है, जिसकी स्थापना 2018-19 में हैदराबाद में हुई थी। यानी कि ये जो इन स्पेस है, ठीक है ना, ये एक प्रकार से जो भारत का स्पेस सेक्टर है इसमें प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। अब जब प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस में काम करने लगेगा तो बहुत सारी ऐसे ही जिम्मेदारियां भारत के जो सरकारी स्पेस सेंटर है इसरो इस पर हैं, जो कि वो अपनी पूरी तरीके से काम सक्षम मतलब कर नहीं पाता, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज बहुत ज्यादा है, यानी वर्क लोड बहुत ज्यादा है इसरो पर। तो जब कोई प्राइवेट सेक्टर की स्पेस एजेंसी काम करने लगेगी तो इसरो बहुत सारे अपने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्राइवेट एजेंसी को भी हैंडओवर कर सकता है, इसमें इसरो को बहुत सुविधा मिलेगी। इसी अपने बहुत ज्यादा ओवरलोड को कम करने के लिए इसरो ने मार्च 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के नाम से बेंगलोर में एक कॉमर्शियल ब्रांच ओपन की थी, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्पेस सेक्टर में प्रमोट करना, ठीक है ना। 23 जून को NSIL की डिमांड पर ही इसरो के GSAT-24 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सैटेलाइट एरियन स्पेस ने फ्रांस गुआना आइलैंड से लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है ये DTH कंपनी के लिए पूरी भारत में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काम करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में UNGA ने किसको संयुक्त राष्ट्र में कामकाज की भाषा बनाने के लिए भारत की ओर से प्रस्तुत बहुभाषावाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है? तो अब संयुक्त राष्ट्र में कामकाज की भाषा यानी वर्किंग लैंग्वेज के रूप में हिंदी का जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया गया है। आप देखिए, हम बात करें जो यूएनओ है उसमें जो आधिकारिक भाषाएं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो केवल 6 हैं, जिसमें से अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। जबकि जो अंग्रेजी और फ्रेंच लैंग्वेज है ये यूएन सेक्रेटरी में कामकाज की भाषाएं हैं। अब इसी यूएन सेक्रेटरी में कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो TS त्रिमूर्ति हैं। देखिए TS त्रिमूर्ति, ये क्वेश्चन जून के स्टार्टिंग का है। भारत के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नहीं रहे, अब इनके स्थान पर रुचिरा काम्बोज, इनके स्थान पर कौन बन गई है? रुचिरा काम्बोज अब यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई है, रुचिरा काम्बोज। ये क्वेश्चन आपको इस PDF के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। रुचिरा काम्बोज वर्तमान में भूटान में एम्बेसडर है। देखिए यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिटी में की गई थी। ये सैन फ्रांसिस्को सिटी वही है जहां लाला हरदयाल के द्वारा एक बहुत ही इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसने आजादी में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस संगठन का नाम, उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी।
यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन आइलैंड पर है, और यूएनओ के टोटल मेंबर कंट्री जो है प्रेजेंट में वो 93 है, 193। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली न्यूज में रहा गिया मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो गिया मिशन जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ईएसए, ठीक है ना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गिया मिशन को जो लॉन्च किया है वो एक प्रकार से नए डेटा का सेट जारी करने के लिए लॉन्च किया है। इस मिशन के थ्रू स्टार क्वेक की घटना का खुलासा किया गया, यानी इसने स्टार क्वेक को डिटेक्ट किया है। स्टार क्वेक क्या होते हैं? स्टार क्वेक वे भूकंप होते हैं जो तारों पर बड़ी बड़ी हलचल पैदा कर देते हैं। जैसे पृथ्वी पर जो भूकंप आता है, पृथ्वी पर जो हलचल होती है उसे अर्थक्वेक कहते हैं, ऐसे तारों पर जो हलचल होती है स्पेस में उन्हें स्टार क्वेक कहते हैं। तो स्टार क्वेक को डिटेक्ट करने के लिए गिया मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को किस परिषद का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई होंगी भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने जम्मू कश्मीर पर बने परिसीमन आयोग डीलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैनशिप के रूप में भी कार्य किया था। जब भारत में 370 को खत्म किया गया था 2019 में, तो वहां पर डीलिमिटेशन कराया गया था, और जब डीलिमिटेशन हुआ तो बहुत सारी विधानसभा सीटें बढ़ गई। तो जो डीलिमिटेशन के लिए जो कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन की चेयरमैनशिप किसके द्वारा की गई थी? उस दौरान न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा। आइए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझते हैं। पीसीआई का गठन 1978 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज को ही पीसीआई का चेयरमैन बनाया जाता है। पीसीआई में कुल 28 मेंबर शामिल हैं। पीसीआई का कंट्रोल केवल प्रिंट मीडिया पर होता है। इसका रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 जून 2022 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को रैंक हासिल हुई 37वीं, जबकि 2021 में भारत को यह रैंक हासिल हुई थी 43। यह इंडेक्स स्विट्जरलैंड में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में आईएमडी, यानी कि हम आईएमडी का मतलब है यहाँ पर सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उन अर्थव्यवस्थाओं पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें टोटल 63 अर्थव्यवस्था वाले देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में सबसे टॉप अर्थव्यवस्था जो रही थी वो है डेनमार्क की फर्स्ट रैंक हासिल हुई, स्विट्जरलैंड को सेकंड रैंक और सिंगापुर को थर्ड रैंक हासिल हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से कंडक्टेड है किस राज्य में स्थित है? पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर के पल्लीग्राम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के पल्लीग्राम में, पल्लीग्राम जो है ये ग्राम पंचायत है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सोलर रूफटॉप योजना लॉन्च की थी। भारत में पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है, और इस ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, यानी कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो राजस्थान है, जहां भारत और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट भी है जो जोधपुर के भाडला में स्थित है। जबकि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क यानी कि तैरता सौर ऊर्जा प्लांट तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था ये किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में किया गया था, बिश्केक में। इस दौरान जो भारतीय महिला जो कुश्ती टीम है इसने केवल 8 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ टोटल 10 मेडल जीते और पहली रैंक हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिंगल ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है, ठीक है ना। ये सिंगल ट्रांजिट कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है इसका लोकार्पण कहां किया गया है? तो देखेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में एक टनल के रूप में इस सिंगल ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। ये एक प्रकार की टनल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मई 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। ये किससे संबंधित है? तो जीतो कनेक्ट संबंधित है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैन अंतरराष्ट्रीय संगठन, दुनिया भर में जैनियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। इसी दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा
पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का भी उद्घाटन किया गया था, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत में पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड मसाल यानी 44 चेस ओलंपियाड टॉर्च की शुरुआत की है? मसाल को इंग्लिश में टॉर्च कहते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से 44 चेस ओलंपियाड टॉर्च की शुरुआत की गई। देखिए ये जो टॉर्च थी, ठीक है ना, ये जो टॉर्च थी ये शतरंज महासंघ यानी शतरंज फेडरेशन जो है, चेस फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, इसके जो चेयरमैन थे, इसके जो चेयरमैन है अर्कडी डोरकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैंड ओवर की थी। और फिर क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टॉर्च को ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को सौंप दी थी। ये जो टॉर्च है ये भारत में 44 दिनों के अंदर अंदर 75 शहरों से होते हुए चेन्नई के पास महाबलीपुरम शहर में पहुंचेगी और वहीं पर 28 जुलाई से 10 अगस्त तक आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, यानी इस पॉलिसी को अप्रूवल देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने जनवरी 2022 में ड्रोन के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और भारत में ही ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने ड्रोन शक्ति मिशन योजना को मंजूरी भी दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री ने 84वां गोल करके विश्व में कौन से नंबर के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं? 5वें। यानी कि अब भारत की फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री, ये दुनिया में 5वें नंबर के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। 22 को हांगकांग के खिलाफ एशियाई कप में अपना 84वां गोल किया था। सुनील छेत्री एशिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर भी हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाला फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है पुर्तगाल का, जबकि सेकंड नंबर पर अली डेई है, थर्ड पर मुख्तार दहारी, फोर्थ पर लियोनेल मेसी और फिफ्थ नंबर पर भारत के सुनील छेत्री। हाल ही में कौन सा देश इराक के बाद भारत का सबसे दूसरा ज्यादा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? यानी भारत के लिए सबसे ज्यादा तेल सप्लायर कंट्री अब रशिया हो गया है। देखिए सबसे बड़ा भारत के लिए तेल सप्लायर कंट्री कौन है? इराक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता था सऊदी अरब। अब भारत सऊदी अरब से तेल का आयात नहीं करेगा, अब दूसरे नंबर पर किसका नाम आ जाएगा? रसिया का। किसका नाम आ जाएगा? रसिया का। ओके, तो अब भारत रूस से दूसरा सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करता है। आइए, इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है, हाल ही में बन गया है। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है, जिसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है 23.29%। इसके बाद गुजरात, इसके बाद असम, ठीक है ना, ये तेल उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश जो बन गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि भारत का सबसे ज्यादा जो ट्रेड रिलेशन है अब वो किससे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2022 में भारत किस देश को पीछे छोड़ विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है? यानी फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कंट्री है। तो हम बात करें रिसेंटली में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया? रसिया को। ओके, देखिए 10 जून 2022 को आरबीआई के अकॉर्डिंग भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 596.46 अरब बिलियन था, जो विश्व में फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है, जबकि फर्स्ट सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व चाइना का है, सेकंड जापान का और थर्ड स्विट्जरलैंड का। ये जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ये किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा रखी गई एक मनी या एसेट्स होती हैं और इनका इस्तेमाल जब किया जाता है जब जरूरत पड़ने पर अपनी डिबेट्स यानी कि देनदारियां का भुगतान किया जा सके। इस तरह की करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
नीति कमीशन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो नया सीईओ होंगे परमेश्वरम अय्यर। देखिए, परमेश्वरम अय्यर से पहले जो भारत के सीईओ थे वो कौन थे? अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत इस पद पर काम कर रहे थे लगातार 2016 से 22 तक, और अब अमिताभ कांत को इस पद से हटा दिया गया है और अब करेंगे परमेश्वरन अय्यर इस पद पर काम। देखिए, हाल ही में नीति आयोग का हो गया है, उपाध्यक्ष कौन होंगे? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होंगे? सुमन बेरी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति कमीशन सुमन बेरी याद रखना है, आपको सीईओ ऑफ नीति कमीशन आपको परमेश्वरन अय्यर याद रखना है। परमेश्वरन अय्यर नीति कमीशन के तीसरे सीईओ के रूप में अमिताभ कांत का स्थान ग्रहण करेंगे। परमेश्वरन अय्यर ने 2016 से 2020 तक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया था, और ये केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो था, जो 2014 से शुरू किया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति पत्र देकर ये विश्व बैंक चले गए, जहां वे जल संसाधन प्रोग्राम, वाटर रिसोर्स प्रोग्राम के सीईओ नियुक्त किए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? रुचिरा काम्बोज को। तो रुचिरा काम्बोज होंगी अब यूएनओ में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 24 जून 2022 को 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी 14th ब्रिक्स समिट की वर्चुअली मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? वर्चुअली मेजबानी का मतलब है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन चाइना में किया गया था। इस दौरान भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया वर्चुअली मोड में। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में न्यूयॉर्क में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रशिया में हुआ था। आफ्टर दैट 2010 में ब्रिक्स को दक्षिण अफ्रीका द्वारा ज्वाइन कर लिया गया। ब्रिक्स देशों में रूस को पछाड़कर सभी विकासशील देश शामिल हैं। ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक और कॉन्टीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ये 2 महत्वपूर्ण बैंक एस्टेब्लिश किए थे। एनडीबी को ही ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है। इसमें टोटल 9 कंट्री मेंबर शामिल हैं। इन 9 में से कंट्री हैं वो नॉन ब्रिक्स कंट्री में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र है। मिस्र एनडीबी ज्वाइन करने वाला सबसे नया कंट्री है, जिसने दिसंबर 2021 में ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन किया। रिसेंटली देखा जाए तो ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स ग्रुप को, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, उसका मेंबर बनने के लिए, ठीक है ना, एप्लीकेशन दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24-25 जून 2022 यानी कि 26th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से भाग लिया इसमें फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। देखिए, रवांडा में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जिसको चौगम के नाम से जानता है, इसमें 54 देशों ने भाग लिया था। इस दौरान 2 अफ्रीका के देश गैबन और टोगो ने राष्ट्रमंडल देशों के समूह को ज्वाइन किया, यानी कि अब इस समूह में 56 देश हो गए। ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 में हुई थी। यानी कि ये जो कॉमनवेल्थ जो ग्रुप बना था, ये उन देशों का बना था जो उस दौरान ब्रिटेन ने ऑक्युपाइड कर रखे थे। 1931 में ब्रिटेन ने लगभग 53 देशों पर कब्जा था। उन सभी देशों को स्वतः राष्ट्रमंडल का हिस्सा मान लिया गया था। बाद में 54 कंट्री हो गए इस कॉमनवेल्थ में, और रिसेंटली 2 और गैबन और टोगो ने ज्वाइन कर लिया है, तो अब इसमें 56 कंट्री हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 से 27 जून 2022 को 48th किया गया, तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जर्मनी में। 48वीं G7 बैठक में जर्मनी ने अतिथि देश के रूप में भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका 4 देशों को आमंत्रित किया था, जिसमें भारत की ओर से इस समिट में जो भाग लिया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया था। आइए G7 के बारे में समझते हैं। 1970 के दौरान दुनिया भर में तेल संकट पैदा हो गया था और एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में डाउन देखने को मिला। उस सिचुएशन से दुनिया को उभारने के लिए
1973 में अमेरिका के वाशिंगटन में 6 देशों के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात 1975 में फ्रांस में इन 6 देशों की बैठक हुई, जहां आधिकारिक रूप से ग्रुप 6 के नाम से एक ग्रुप डिक्लेयर किया गया था। अगले ही साल 1976 में G6 का कनाडा द्वारा ज्वाइन कर लिया गया। तो जब G6 को कनाडा ने ज्वाइन कर लिया तो यह ग्रुप G7 के नाम से संबोधित किया गया। तत्पश्चात 1998 में रूस ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, तब यह G8 ग्रुप बन गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया डिस्प्यूट के कारण रशिया को इस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया और यह वर्तमान में फिर G7 के नाम से ही जाना जाता है। इसी ग्रुप के द्वारा 2007 में सदस्य देशों के वित्तीय मंत्रियों ने वाशिंगटन में G20 ग्रुप की स्थापना की थी। यानी कि जो G20 ग्रुप है उसके भी जो फाउंडर हैं वो G8 ग्रुप के ही कंट्री फाउंडर हैं। भारत G20 ग्रुप का मेंबर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिन अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिका या पूरा साउथ हेमिस्फीयर पृथ्वी का, इसमें से जैसे हम बात करें पूरा साउथ का, ठीक है ना, इस साउथ हेमिस्फीयर का एक भी कंट्री G7 ग्रुप का कंट्री मेंबर नहीं है। ये ट्रिक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी विज्ञान मंत्री यानी कि अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस यूनियन टेरिटरी स्टेट में भूकंप विज्ञान वेधशाला यानी कि अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के दंडयाल पड़ोस में अर्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, उसने इस तरह की ये तीसरी ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की है। यानी कि जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश हुई है, ये तीसरी अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी है। इसी दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक भाषण में कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगले 4 महीने में लगभग 152 अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी। हाल ही में किस राज्य के 5 गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? किस राज्य के 5 गांवों में पहली बालिका पंचायत? तो पहली बालिका पंचायत जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है गुजरात राज्य में। हाल ही में किस राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय यानी कि नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम धरोहर का उद्घाटन किया है? तो धरोहर का उद्घाटन किया गया गोवा में। ये धरोहर जो है बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लगभग पुर्तगालियों के द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था और ये वर्तमान में ब्लू बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये नीले कलर के पेंटिंग से पेंटेड है। और हम बात करें इसी को, ये उस दौरान एक चर्च हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद इसे भारत सरकार के द्वारा एक ऑफिस के रूप में प्रयोग किया गया और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे जीएसटी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो सीबीडीटी के नए चेयरमैन होंगे अब नितिन गुप्ता। एक्चुअली में देखा जाए 30 अप्रैल 2022 को सीबीडीटी के चेयरमैन थे जेबी महात्रा, जो कि इस पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायर हो गए थे। उसके बाद कोई नया चेयरमैन नहीं बना था, बल्कि संगीता सिंह को, ठीक है, एडिशनल चार्ज के रूप में सीबीडीटी सौंप दिया गया था। लेकिन अब परमानेंट चेयरमैन के रूप में नितिन गुप्ता को सेलेक्ट कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने पहली बार भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है? रोनाल्डो सिंह ने, मणिपुर के रोनाल्डो सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। और आप देखिए जो एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप जो होता था हर साल, ठीक है, इसमें भारत ने कभी भी कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन इस साल 2022 का एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और इसमें पहली बार, ठीक है ना, रोनाल्डो सिंह ने पहली बार जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि साइकिलिंग, ठीक है, चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार मेडल जीता है, जो सिल्वर मेडल, ठीक है ना, रोनाल्डो रोस के द्वारा। बच्चों ये इंपोर्टेंट कुछ डे हैं जून मंथ के, इनको ध्यान रखेंगे। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी केवल एक धरती, ओनली वन अर्थ। 7 जून को वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाया जाता है और थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। 12 जून को
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, एंटी चाइल्ड लेबर डे, और इसकी थीम थी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड योगा डे मनाया जाता है, और इसकी थीम थी इस बार योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है, इसकी थीम थी चौराहों पर संगीत, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, और इसकी थीम थी एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, ये थे 50 क्वेश्चन जून मंथ के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इनको बार बार वीडियो के माध्यम से देखते रहना, ये आपको अच्छे खासे तरीके से लर्न हो जाएंगे। और पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल सुनील सर _GS वर्ल्ड पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।